भानु प्रताप जी, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह का बड़ा बयान सब सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और इतना ही नहीं, ये 70 के दशक में पहली बार ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ईवीएम से पूरी तरह से घोटाला करके और जीतने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बेईमानी करके और चुनाव जीतने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसका मतलब यही है। अन्यथा ये तो तीसरी बार बहुमत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, पहले तो मैं कहता था कि 50 सीटें आ जाएं, अब मैं कहता हूं अगर 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, और वो 30 सीटें भी तब कह रहा हूं कि उन 30 सीटों पर एक नहीं, एक हजार नरेंद्र मोदी और एक हजार अमित शाह बिठाओ, तब जीत के दिखाओ। मैं तब की बात कर रहा हूं। और अगर तुम अभी से कह रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम की सेटिंग तुमने पूरी कर ली है और उसके लिए जो भी आपको करना पड़े इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो बेईमानी की पूरी तैयारी आप कर चुके हैं। ये है इसका मतलब, अन्यथा मतलब ही नहीं। लेकिन सर, काम नाम का भी तो एक चीज होता है ना सर, जो काम कर रहे हैं विकास हाँ, की तरफ। काम नाम होता है निश्चित रूप से, पर काम करने वाले के लिए होता है ना। जो काम न करे उसके लिए काम का क्या मतलब है? आप विकास की बात करो, अभी आपने कहा विकास। मैं 2-3 चीजें पूछता हूं, इस विकास को मुझे भी समझाओ और इस विकास को इस देश की जनता को भी समझाओ। और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं अब कह रहा हूं आपके माध्यम से ये जो कि त्यों आनी चाहिए। और दूसरा, ये सारी की सारी चीजें जो भी देखे इस वीडियो को, उस हर व्यक्ति से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को जितनी दूर तक वो पहुंचा सकता, फैला सकता है, वहां तक पहुंचाए और फैलाए। और वो बात यह है कि मोदी विकास की बात कही जा रही है तीसरी बार बनने की। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय देश के ऊपर कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए का था। और इस समय जब आज की तारीख 19 मार्च 2023 और दिन के इस समय 1:36 हो रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत पर कर्जा 164 लाख करोड़ का है। 164 लाख, यानी पूरे 3 गुना कर्जा देश पर हो गया, 3 गुना। और जो ये कर्जा है ये लगभग उतना ही है, लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है, बड़ा कम मार्जिन, जितनी आज की तारीख में देश की जीडीपी है। देश की जीडीपी सरकार क्या बता रही है वो एक अलग बात है, वो भी $3 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन हकीकत में वो 2.5 ट्रिलियन के आसपास है। 2.25 ट्रिलियन के आसपास देश की जीडीपी है। और 1 ट्रिलियन में 75 लाख करोड़ होते हैं, आप समझ रहे हैं। और आज की तारीख में देश पर कर्जा कितना है? 164 लाख करोड़, यानी लगभग देश की जीडीपी जितनी है उसके आसपास देश पर कर्जा है। यह है विकास, मोदी का विकास। इसे विकास कहोगे या विनाश? मैं तो विनाश ही कहता हूं। लोग क्या कहेंगे ये लोगों को सोचना है, देश की जनता क्या कहेगी। और इसका दूसरा उदाहरण इस विकास का, आज की तारीख में हर दिन 500 लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं और विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके। और अब तक 10 लाख से ज्यादा देश से अरबपति और करोड़पति भारत को छोड़कर इन पिछले 9 सालों में भारत को छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं। जो बच्चे पढ़ने जाते थे, वो बच्चे पहले जाते थे लगभग 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख, और आज की तारीख में 7.5 लाख प्रति ईयर से ज्यादा विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो गई जो भारत से जाते हैं, जिनके ऊपर जो भारत के माँ बाप है, उन बच्चों के माँ बाप जो हैं
वो जो पैसा खर्च करते हैं वो 2.5 लाख करोड़ के लगभग पैसा खर्च होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम यहां बढ़िया होता, देश को जो है विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है और एजुकेशन को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर एजुकेशन सिस्टम यहां सही होता तो वो 2.5 लाख करोड़ रुपया बचता। ये तो फीस में जाता है, जो वहां और रहने पहने का जो और खर्चा है और माता पिता के आने जाने का खर्चा वो रहा अलग। यह है विकास। इसे विकास कहोगे या विनाश, यह बात भी मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। और देश में आज की तारीख में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी की सारी सीमाएं टूट चुके हैं। 30 करोड़ के लगभग अब लोग इस देश में बेरोजगार हो चुके हैं। इतनी बुरी स्थिति है। और इसके साथ साथ में बेरोजगार युवकों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है और किसानों का आत्महत्या का आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। कई गुना। यह स्थिति है। यह विकास है या विनाश है, इसका भी फैसला मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। और जिस तरह की हालत चल रही है, महंगाई कहां से कहां बढ़ती चली गई, किसानों की किस तरह से बर्बादी हो रही है, मजदूरों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और दलितों और मुस्लिमों, SC ST और आदिवासियों का किस तरह से लगातार शोषण किया जा रहा है, ईसाइयों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, यह देश से छुपा नहीं है। यह है विकास। आप इसे विकास कहोगे या विनाश, यह भी तुम पर छोड़ता हूं। मेरी तरफ से तो मैं जानता हूं कि विनाश के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि विनाश नहीं, इसे महाविनाश कहा जाए तो भी कम नहीं है। यह स्थिति है। देश के लगभग 110 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया इस सरकार ने, मोदी ने। इसे विकास कहोगे विनाश, ये आप ही जाने, इसका फैसला भी आप ही करें। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। अबे 2047 तक रहेगा तब ना। भारत तो विकसित हो सकता है, उससे पहले ही बन जाए, और पहले ही बन जाएगा, बशर्ते ये जो बीजेपी नाम की जो गंदगी है, ये जो कोड़ है, ये जो कैंसर की बीमारी है, और इस कैंसर की बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान जो देश के प्रधानमंत्री का है। पहले ये गंदगी साफ होनी चाहिए। भारत शायद उससे पहले ही बन जाएगा। तो पहले ये गंदगी साफ हो, देन उसके बाद में देश का विकास होगा। लेकिन सर एक तरफ जो है अमित शाह जी का ये बयान आना कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी PM बनेंगे, ये क्या दर्शाता, क्या लगता है कि राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला? नहीं, राजनीति में कोई नया मोड़ नहीं आने वाला है। बता दिया मैंने, इसको दोहराने वाली की बात कर रहे हो तुम भी, दोहरा देता हूं। केवल इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से मैनेज करके और इलेक्शन कमीशन सरकार की गुलामी करे, ये सारी व्यवस्था करने के बाद ईवीएम में पूरी तरह से सेटिंग कर ली गई है, वो सारी चीजें सब कुछ मैनेज कर ली गई है। इसी आधार पर यह ताल ठोक कर इलेक्शन जीतने की बात की जा रही है। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं, अगर देश में ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया गया और चुनाव आयोग जिस तरह का भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उन 3 लोगों जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता, इनके माध्यम से तीनों चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति की जाए और उसके हिसाब से चुनाव की हो, देन उसके बाद पता लगेगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो, पता लगेगी 30 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। और फिर दोहराता हूं, 1000 मोदी, 1000 अमित शाह एक सीट पर बिठा देना तो भी 30 सीटें नहीं जीत पाएंगे। यही है स्थिति। लेकिन सर जिस हिसाब से सदन से लेकर के सड़क तक बार बार राहुल गांधी का सर जिक्र किया जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो है उनकी सदस्यता जो है वो जो है रद्द कर देनी चाहिए। तो और उसी में इस तरीके के बयान के जो है फिर से हम लोग जीत के आ रहे हैं। क्या लगता है सर कि क्या लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी जो रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बनाम जो है मोदी, फिर ये इस बार लड़ाई होने वाली है? नहीं, अगर राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। मैं समझता हूं इन्हें पता ही लग जाएगी, इनकी औकात ही पता लग जाएगी इस बार बीजेपी को। और दूसरी बात ये सब कुछ जो किया जा रहा है, राहुल गांधी पर जो हमला किया जा रहा है और राहुल गांधी से माफी मांगने का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये इस आड़ में अपने यार को, जो मोदी का यार है, उस अपने यार अडानी को बचाने की सारी घिनौनी साजिश हो रही है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
बन जाती है और उसकी जांच हो जाती है, सब कुछ पता लग जाएगा। सारी सरकार इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री सब नंगे होकर देश के सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगी। उसके बाद पता लगेगी कैसे चुनाव जीतते हैं। क्या सर आपको भी लगता है कि विपक्ष में दरार डालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अब लगता क्या है, वो तो लगातार विपक्ष में दरार डालने की ही नहीं, विपक्ष को पूरी तरह से जेल में ठूसने की और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की घिनौनी साजिश की जा रही है लगातार। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अमित शाह जी का ये साफ तौर पे कहना है कि जो है बार बार विपक्षियों की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम पे जांच बैठा दो, हमें क्यों नहीं जांच बैठा रहे हैं। अब ईडी सीबीआई का जो चल रहा है जांच, तो उसको लेकर फिर आप लोग कहते हैं एक तरफा कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई चल रही है भाई। बीजेपी में तो भ्रष्ट नेताओं की पूरी कतार है। मैं फिर कहता हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो, जिस देश का गृह मंत्री भ्रष्ट हो, वहां आप पहले उनकी अपने जो आपके पक्षकार हैं, जो सरकार में बैठे हैं नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, जो आरएसएस के नेता हैं, यहां तक कि उनकी जांच करवाओ ना, पहले उनके खिलाफ भी ईडी भेजो ना। और एक एक भ्रष्टाचार की कितनी, मतलब कोई अंत नहीं है। अब विशेष के प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं दोनों के दोनों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आज इधर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो चुनाव हुआ है, मेघालय में जिस व्यक्ति के साथ में सरकार में थे, उसी पर चुनाव के दौरान आरोप लगाया कि देश में सबसे भ्रष्ट अगर राज्य है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो यह है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो यह आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और जबकि उनके साथ सरकार में शामिल थे। और फिर उसी के बाद यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, तो गृह मंत्री ने कहा अगर जीत गई बीजेपी तो जांच कमेटी बनाएगी और सबको जेल में भेजेगी, यही कहा ना। इसके साथ साथ मतलब उसी आदमी के खिलाफ वो कर रहे, और जीतने के बाद हालांकि 60 में से 58 सीटों पर मेघालय में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, मात्र 2 सीटें जीती, और 2 सीटें जीतने के बाद उसी व्यक्ति को जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट कह रहे थे, उसके साथ मिलकर सरकार बना ली, और उसी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल, गृह मंत्री शामिल, पता नहीं गृह मंत्री थे नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री शामिल थे। यह स्थिति है। तो भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देना, भ्रष्ट लोगों को बचाना, जो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, दुनिया भर का भ्रष्ट हो, सारे के सारे पवित्र हो जाते हैं, सारे के सारे जो है उनके पाप धुल जाते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे हो, ईडी तो लगाई होती उनके पीछे, जो महाराष्ट्र में सारा खेल हुआ है ईडी को लगा के किया ना सारा का सारा। उनको कहा जा रहा था भ्रष्ट हैं, अब वो आपके साथ में आ गए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। वहां आपके साथ में मेघालय में सत्ता में शामिल हो गए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। और वहां तो भाई ठेकेदार, वहां तो कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है ना, ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर आरोप लगा रहा, कह रहा 40% कमीशन चाहिए मुझे, 40% मांग रहा है, कोई जांच नहीं है। मतलब भ्रष्टाचारों की पूरी लॉबी है, सीमा नहीं है। एमपी भ्रष्ट, मिनिस्टर भ्रष्ट, एमएलए भ्रष्ट, और सबके बावजूद एक भी बीजेपी के व्यक्ति की जांच नहीं है। एक बार जांच हो जाए तो पता लग जाएगी कि विपक्ष तो कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं भारत सरकार ने और बीजेपी के नेताओं ने सारी सीमाएं तोड़ रखी, अगर पता लग जाए तो। लेकिन उनकी जांच नहीं होगी तो जांच एक पक्षीय नहीं तो क्या है, बहुपक्षीय है, निष्पक्ष है क्या जांच? नहीं, एक पक्षीय जांच है। तो विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। लेकिन इस दुनिया में भतेरे आए ऐसे जिन्होंने बड़ी कोशिश की, यही मिट्टी में मिल गए। कुछ नहीं रहता, सब कुछ यहीं आंखों के सामने सब साफ हो जाना है, सब यहीं। ठीक है सर।